ओके सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद पेडिग्री मेथड। ठीक है, देखो जो भी मैं आपको ब्रीडिंग मेथड्स हम देख रहे थे, तो मैंने सबसे पहले हमने सिलेक्शन पे शुरू किया था, राइट। और सिलेक्शन पे मैंने आपको बताया था, हमने दो कवर किए, एक तो मास सिलेक्शन और एक प्योर लाइन सिलेक्शन। इन दोनों का मैंने आपको बताया था कि इन दोनों मेथड में हम सिलेक्शन पे कब काम करते हैं, जब वेरिएबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है ना। हम कोई भी क्रॉसिंग नहीं कर रहे, देयर इज नो क्रॉसिंग। सिर्फ जो भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल को हम इवेलुएट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन में अगर हम इंडिविजुअल सिलेक्ट कर रहे हैं प्लांट को, तो प्योर लाइन सिलेक्शन है। अगर हम उसको पूरा कंपोजिट कर देते हैं, तो वो हो जाएगा आपका मास सिलेक्शन। ठीक है, तो ये हम दो तरीके से आपके बढ़ रहे थे। अब हम आगे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशन। हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशन क्या होती है? जो भी हम आपके F1 दो पेरेंट्स को जब हमने क्रॉस करवाया, F1 आया, F1 के बाद F2 F3 ये जितनी भी, इन सबको हम सेग्रीगेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये सेग्रीगेशन शो करते हैं, है ना। तो इनको, इस जनरेशंस को हम कैसे हैंडल करेंगे, उसके कुछ मेथड्स हैं इन सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप में हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशन के जो मेथड्स हैं, उनमें से आपका फर्स्ट मेथड आता है पेडिग्री मेथड। वन इज पेडिग्री, फिर हम इसका, जैसे पेडिग्री है तो मॉडिफाइड पेडिग्री, शटल ब्रीडिंग, है ना। फिर उसके बाद बल्क मेथड आ जाएगा, फिर मॉडिफाइड बल्क मेथड आ जाएगा, सिंगल सीड डेसेंट मेथड आ जाएगा। ऐसे करके अलग अलग कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, बट ब्रॉडली देखोगे तो तीन तरह के, पेडिग्री, बल्क और सिंगल सीड डेसेंट। These all three methods are handling of segregating generation and self-pollinating crop. ठीक है, सो पेडिग्री मेथड देखो, नाम से हमें सबसे पहले पता करना व्हाट इज पेडिग्री। जो हम बोले कि बाकी मेथड से, जब भी ब्रीडिंग मेथड पढ़ो, एक तो उसका बेसिक प्रोसीजर पढ़ो, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट उसमें पढ़ो कि वो बाकी मेथड से अलग क्यों है, और तीसरा उसको किस जगह हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या उसका मेन पर्पज है। तो पेडिग्री मेथड का क्या पर्पज है, इसको हम देखते हैं। एक तो हम ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट्स जो हमें ब्रीडिंग करनी होती है, उसका ये आपका एक मेन मेथड है। ठीक है, ये तीनों ही करते हैं, बल्क मेथड, बैक क्रॉस भी, इन सब क्या होता है, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन जो हमें ब्रीडिंग करनी होती है। ये क्या होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी है कि हमारे पास जैसे P1 पेरेंट है, उसको हमने P2 पेरेंट से क्रॉस करवाया, F1 आया, अब हमारे पास F2 आया। अगर F2 की परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म करती है P1 और P2, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। ठीक है, F2 इज अ सेग्रीगेंट, अगर उसकी परफॉर्मेंस दोनों पेरेंट्स से आउट ग्रो करती है, देन इट इज ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। वही हम चाहते हैं, है ना। हमें ऑलरेडी पेरेंट्स जो है वो लाइन एग्जिस्ट कर रही है, जो वेराइटीज, जो लाइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, हम क्या चाहते हैं, अब हम उसमें से सिलेक्शन करके तो हमें फायदा मिल नहीं रहा, है ना, क्योंकि वेरिएबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो अब हम किस पे आ रहे हैं कि हम वेरिएबिलिटी को क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबिलिटी को क्रिएट करने का सबसे इजी तरीका है क्रॉस करो। ठीक है, सो हमने दो पेरेंट्स लिए और उनको हमने क्रॉस कर दिया। आगे हमें पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप है, तो हमें होमोजाइगोसिटी वापस लेके आनी पड़ेगी, तो हम उसको हम सेल्फिंग करवाए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक बेसिक फॉर्मेट बन गया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अब इसके अंदर हम पर्पस क्या है, क्योंकि हम ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन चाहते हैं। ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन से मान लो अभी किसी भी करेक्टर के लिए हो सकता है ना, जैसे ईल्ड है, ईल्ड के लिए अगर मान लो दोनों पेरेंट्स से F2 की किसी की जनरेशन की ईल्ड आउटग्रो कर गई, तो उसी प्लांट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका क्या, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन। दूसरा ये किसके लिए करते हैं हम, कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग के लिए। कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में क्या होता है आपका, इसमें हम ये नहीं देखते कि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन में तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो दोनों हम पेरेंट्स लेते हैं वो एक दूसरे से डाइवर्स हो, है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग में डाइवर्सिटी हम नहीं देखते, एक दूसरे से डाइवर्स होना इनका जरूरी नहीं है। हम बस क्या देखते हैं कि मान लो इसके अंदर हमने अडेप्टेबिलिटी देख ली, एक करेक्टर इसमें अच्छा देख लिया, कोई एक करेक्टर इसमें मान लो ईल्ड अच्छी देख ली, इन दोनों को हम क्रॉस करवा देंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी सेग्रीगेशन आ रही है उसमें ऐसा कोई हमें प्रोजनी मिल जाए जिसमें दोनों के करेक्टर इन्वॉल्व हो, ठीक है, कंबाइन हो जाए, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग। ठीक है, और ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन के लिए हमें क्या चाहिए, आउटग्रो चाहिए, तो वो कब होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एडिटिव जीन एक्शन होगा, है ना। और एडिटिव जीन एक्शन के लिए ये जरूरी है कि हम क्या ले, दोनों पेरेंट्स एक दूसरे से
जितने डाइवर्स होंगे उतना हमारे पास चांसेस है कि रिकॉम्बिनेशन हो सके, है ना। तो इन दोनों का पर्पस देखो अलग अलग है। और अगेन जैसे हम बैक क्रॉस करवाते हैं, बैक क्रॉस के अंदर भी हम 2 पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमारा पर्पस क्या होता है, एक जो हमारी वेराइटी है वो कंप्लीटली क्या है, अडेप्टेबल है ना, यील्ड उसकी हाई है, सब कुछ सही है, कुछ एक करेक्टर उसमें डेफिशिएंट होता है जो हम डोनर पेरेंट्स से ले लेते हैं। पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड, सिंगल सीड डेसिमल मेथड, इन सब में जिन भी पेरेंट्स के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, ऐसा नहीं होता कि दूसरा पेरेंट बिल्कुल इंफीरियर है ना, उस दोनों ही पेरेंट्स सुपीरियर होते हैं। बस या तो दोनों एक दूसरे से डाइवर्स होने जरूरी है अगर हम ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन की तरफ जा रहे हैं, या फिर एक में कुछ अच्छा हो दूसरे में कुछ अच्छा हो, और दोनों से कॉम्बिनेशन में, रिकॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग के टाइम हमें ऐसा कोई प्लांट मिल जाए जिसमें दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ पेडिग्री मेथड। ये दिया किसने किसने काम किया था, लव ने इन पे काम किया था, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। देन व्हाट इज पेडिग्री मेथड, इसके अंदर देखो इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन हम करते हैं F2 से। पहला क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी, पहले मेथड समझाती हूँ, फिर आपको साथ साथ में क्वेश्चंस बताऊंगी कि कैसे इस मेथड के ऊपर आते हैं, और आते हैं। अब तो कम हो गए हैं, बट जो पुराने आप पेपर्स देखोगे ना, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेडिग्री मेथड पे आते थे, इसीलिए मैंने ये पूरा लेक्चर अलग से पेडिग्री पे लिया हुआ है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इंडिविजुअल हम सिलेक्शन शुरू करते हैं फ्रॉम F2, ये ध्यान रखना। वी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम कौन से जनरेशन से सिलेक्शन शुरू करते हैं, तो ध्यान रखो F2 से पेडिग्री मेथड में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेडिग्री रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। इसका एक जो मेन जो हम बोलते हैं बाकी मेथड से इसको कैसे अलग करता है, क्योंकि हम इसमें रिकॉर्ड रख रहे हैं कि जो एंड तक हमारे F6 का भी एक प्लांट है ना, तो F6 कौन से F5 में सेल्फ करवा के वो आगे चल के किस प्लांट से क्रॉस होकर पूरी उसकी जो बैक पेरेंट्स कौन से हैं, वहां तक हम पीछे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इन पेडिग्री मेथड, ठीक है। सो दिस इज द आइडियल जो हमारा करेक्टर है वो पेडिग्री का ही है, और किसी मेथड में हम पेडिग्री मेंटेन नहीं करते। अब हम मेथड की तरफ जाते हैं। सो देखो मेथड्स में क्या है, हमारे पास 2 पेरेंट है, वही P1 P2, हमने उनको ग्रो किया, पेरेंट मैंने आपको बता दिए किस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने F1 आए, ठीक है, F1 हमने ग्रो किया, हम F1 में कोई सिलेक्शन नहीं करते, ठीक है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम F1 के सीड्स ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, है ना, तो F1 के अंदर हम सिलेक्ट, और वैसे भी सिलेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेग्रीगेशन होता नहीं है F1 के अंदर, है ना। और दूसरा रीजन क्या है, ऑलरेडी हमारे पास सीड बहुत कम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको स्पेस प्लांट करते हैं। देखो इन सबको समझो, है ना, रटना नहीं है हमें कुछ भी। हम स्पेस प्लांट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि F1 के सीड्स ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम हैं, हम चाहते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बेस्ट परफॉर्म कर सके, है ना, हाईएस्ट यील्ड हम अचीव कर सके। जितने हमारे पास F2 ज्यादा मिलेगा उतना बेटर है, क्योंकि देखो रियल में हम F1 भी ज्यादा ला सकते हैं, जितने क्रॉसेस करोगे उतना ज्यादा F1 आएगा, बट F1 बनाना इतना इजी नहीं है ना, उसमें आपको पता है सीड सेट पे डिपेंड करता है, क्रॉसिंग में बहुत चीजें मैटर करती हैं और लेबर लगती है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। हम सोचे कि ऐसे तो हम कितने F1 बना ले, कितने क्रॉसेस कर ले, वो उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम F1 के अंदर क्या करते हैं, कोई सिलेक्शन नहीं करते, स्पेस प्लांट करेंगे उन सबको ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्म कर सके, और सारे F1 को एक साथ बल्क कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज F2। F2 के अंदर हम क्या करेंगे, जब हम स्पेस प्लांट ही कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस प्लांट किया हमने, जो हमारे पास प्लांट्स से टोटल मान लो 2000 से 10,000 हमारे पास प्लांट्स है, उन सबको हमने स्पेस प्लांट किया, ठीक है। अब हमें सिलेक्शन शुरू करना है। F2 के अंदर सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखो पेडिग्री के अंदर, क्या चीज, हम जब सिलेक्शन करते हैं तो देखो जो बाकी हम आगे मैं आपको बल्क मेथड पढ़ाऊंगी, है ना, तो बल्क मेथड में हम सिलेक्शन F2 में नहीं करते, F5 या F6 में करते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि F2 के अंदर जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हम ऐसे ट्रेड का सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी हाई हेरिटेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन हम किस पे फोकस रखते हैं, यील्ड जैसे करेक्टर्स पर, है ना, जो कि क्वांटिटेटिव करेक्टर्स हैं जिनकी हेरिटेबिलिटी कम होगी। तो पेडिग्री का ये एक डीमेरिट बन जाता है कि हमें अर्ली जनरेशन में टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं होता।
जबकि हमें करना पड़ता है। F2 इज नॉट द राइट स्टेज जहां पे हम सिलेक्शन करें, है ना, क्योंकि करेक्टर स्टेबल नहीं है, हाई हेरिटेबिलिटी वाले करेक्टर नहीं है। तो बेटर तभी हम देखो हम लास्ट तक क्यों जाते हैं, F1, F6, F7 तक, उसका रीजन ये है क्योंकि तब तक करेक्टर स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम सिलेक्शन ही F7 तक करना शुरू करेंगे तो वैरायटी बनने में सोचो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर F2 के लिए सिलेक्शन करना शुरू कर दिया, बट वो भी उसी करेक्टर्स के लिए जो आइडियल जो ब्रीडर्स हैं वो ईल्ड के जैसे करेक्टर्स के लिए सिलेक्शन नहीं करते, वो हाई हेरिटेबल करेक्टर्स के लिए करते हैं, है ना। इसीलिए जो पेडिग्री मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं कि इसमें ब्रीडर का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। जितने भी आप ये जो PYTs जितने भी ट्रायल्स हैं वो सब पेडिग्री मेथड से वेराइटीज रिलीज हो रही है, क्योंकि एक ब्रीडर को ही पता है कि एक F2 में कौन सा करेक्टर आगे जाके हेरिटेबल होगा, है ना। जो गुड ब्रीडर्स हैं उनको ये पता चल जाता है, उनको पता है कि किस करेक्टर पे हमें काम करना है, कितने प्लांट सेलेक्ट करने हैं, पेडिग्री को कैसे मेंटेन करना है। तो पेडिग्री मेथड इज सोलली डिपेंडेंट ऑन ब्रीडर स्किल, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेथड के अंदर। उसके बाद हमने F2 के अंदर सिलेक्शन करना शुरू किया, ठीक है। सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास जैसे ये वाले हमें स्पेस प्लांट देखो ऐसे किया जाता है, ये तरीका है शो करने का कि हमने स्पेस प्लांटिंग की हुई है। अब मान लो हमने इसमें ये वाला प्लांट सेलेक्ट कर दिया, ये वाला कर दिया, ये वाला कर दिया, इन सबको आपको इंडिविजुअल हार्वेस्ट करना है, ठीक है, अलग अलग, जो जैसे हमने प्योर लाइन सिलेक्शन में किया था, ठीक है। इंडिविजुअल हार्वेस्ट करो। अब ये वाला जो प्लांट है इसकी एक लाइन लगा दी, इसकी यहाँ पे लाइन लगा दी, इसकी यहाँ पे लाइन लगा दी, ठीक है। सो F2 के अंदर हमने क्या किया, सिलेक्शन किया फॉर हाई हेरिटेबल करेक्टर्स, प्लस जो प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए उनको हमने इंडिविजुअली हार्वेस्ट किया और उनकी F3 और F4 के अंदर इंडिविजुअल लाइंस लगा दी, ठीक है। तो F3 और F4 में क्या होता है, जैसे हमने प्योर लाइन में इंडिविजुअल लाइंस लगाई थी वैसे यहाँ पर हम इंडिविजुअल लाइंस लगा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं हम इंडिविजुअल लाइन लगाने का, क्या पर्पज है, होमोजाइगोसिटी को बढ़ाना, है ना। तो इसलिए हम इसकी इंडिविजुअल लाइंस लगा रहे हैं। सेम F3, अब F3 में आ गया, F3 में मान लो हमने इस लाइन से ये वाला पेरेंट सेलेक्ट किया, ये वाला प्लांट किया, ये वाला किया, इसकी एक लाइन लग जाएगी, इसकी एक अलग लाइन लग जाएगी, इसकी अलग, इसमें से जो सेलेक्ट किए, ऐसे हर किसी प्लांट की इंडिविजुअल अलग अलग आपकी लाइंस बनती जाएगी, ठीक है। सो दिस इज डन इन F3 एंड F4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब F5 और F6 में यहाँ तक, अब देखो जब भी हमें इंडिविजुअल प्लांट को सेलेक्ट करना होता है तब हम किस पे जाते हैं, जब हमें परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तब हम स्पेस प्लांटिंग करते हैं, ठीक है। तो F1, F2, F3, F4 इन सब में हम स्पेस प्लांटिंग करेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्लांटिंग कैसी होती है किस जनरेशन पर, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो F4 तक होमोजाइगोसिटी अचीव हो जाती है, कैसे होगी देखो खुद सोचो। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन 3 है ना, ये F3 है, ये एक लाइन हमने यहाँ पर अलग अलग इसमें ऐसे प्लांट्स लगाए। रियल में ये सारे प्लांट एक ही सीड से आए हुए हैं, है ना, सिंगल सीड से ये पूरी लाइन बनी है। अब इसमें फिर ये वाला जो प्लांट है, इस एक प्लांट से पूरी हमने अलग एक लाइन और लगा दी, तो होमोजाइगोसिटी क्या हो रही है, बहुत अचीव हो रही है ना, बिकॉज वी आर ग्रोइंग इट फ्रॉम अ सिंगल प्लांट, ठीक है। तो F4 तक होमोजाइगोसिटी आ जाती है। आ जाने का मतलब क्या है, अब अगर आप सोचोगे कि अगर मैं इस सीड से, इसके सीड से एक लाइन लगाऊंगी तो ये पूरी की पूरी लाइन सेम आ जाएगी, है ना, इसके अंदर आप सिलेक्शन नहीं कर पाओगे, प्योर लाइन जैसा जो मैं बता रही थी आपको, है ना। तो अब इसमें हम सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिमिलर बन गया, प्योर लाइन वाला याद करो। तो अब हम क्या करते हैं, हम इससे अलग अलग जो लाइंस है, अब इसकी और लाइन, अब हम सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, विद इन अ लाइन ना करके विद इन अ फैमिली कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है आपकी, यहाँ पे देखो ये वाला जो प्लांट है, मान लो यहाँ पे था, इसके एक प्लांट से हमने ये बनाया, इसके एक प्लांट से ये बनाया, ये, ठीक है। अब इसमें हम सिलेक्शन इंडिविजुअल लाइन में नहीं करेंगे, इसमें इन 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 आपस में से करेंगे, इसमें से ये सिलेक्ट कर लिया, इसमें से ये कर लिया, इसमें से ये कर लिया, ऐसे। तो अब आपका सिलेक्शन F5 और F6 में क्या हो जाएगा, विद इन फैमिली। तो आपका अब हमें क्या करना है, अब क्योंकि प्लांट जो है वो होमोजाइगोसिटी की तरफ आ चुका है, हमारे पास इनफ सीड्स हैं, तो अब हम किस तरह के, और अब हमें कैसी परफॉर्मेंस देखनी है,
जो रियल फील्ड में कैसे काम करेगा, है ना। स्पेस प्लांटिंग की परफॉर्मेंस सही परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि फील्ड पे क्या होगा, हम तो कमर्शियल सीड रेट पे प्लांट करेंगे, तो वो उतना अच्छा परफॉर्म तो करेगा नहीं। इसीलिए F5 F6 पर हम किस में उसको प्लांट करते हैं, कमर्शियल सीड रेट पर हम उसको प्लांटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो F2 तक तो हमने सिलेक्शन शुरू किया। F3 F4 के अंदर हमने क्या किया, सिलेक्शन किया, इंडिविजुअल लाइंस लगाई। F5 और F6 में हमने मल्टीपल रोज लगाए, है ना, एक प्लांट से उसके मल्टीपल रोज लगे, और सिलेक्शन हमने किस में किया, विद इन फैमिली। उसका रीजन क्या था, क्योंकि होमोजाइगोसिटी तब तक ऑलरेडी अचीव हो चुकी है ना। अब देखो F5 F6 में जरूरी नहीं है कि आप F6 तक पहुंचो। ये हम आइडियली हर बुक में आप देखोगे कई बार 11 साल में करा हुआ है, किसी ने 12 साल में किया हुआ है ना। तो ये ऐसा फिक्स नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन कि आपके कैसे पेरेंट आपने लिए, ब्रीडर का पर्पस क्या है। अगर उसे जल्दी ही होमोजाइगोसिटी मिल जाए तो वो जल्दी खत्म कर सकता है ना। तो जो आपका अगर मान लो F5 में ही ये जो आपकी लाइंस है, अगर इन्होंने होमोजाइगोसिटी, सारी लाइन एक जैसी है ना, कोई आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर सारी लाइंस आपको होमोजाइगस दिख रही हैं तो आप इसी टाइम पर इन सबको बल्क कर सकते हो। और अगर मान लो आपको नहीं दिख रही तो आप क्या करोगे, इससे अगेन एक बार और राउंड ऑफ मल्टीपल रोज लगा लो, और अगेन एक और जनरेशन में, ताकि हम और होमोजाइगोसिटी की तरफ बढ़ सके, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो F5 एंड F6 में हम मल्टीपल रोज लगाएंगे कमर्शियल सीड रेट पर। ठीक है, उसके बाद हाँ बिल्कुल फिनोटाइप के बेस पे करेंगे। अब जो इसको कैसे हम सेलेक्ट करते हैं वो हम आगे, मैं आपको थोड़े मेथड्स बताऊंगी कैसे से। क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आई आपकी। फिनोटाइप के बेस पे अब देखो ऐसा है कि हम यील्ड कभी सेलेक्ट नहीं कर रहे, है ना। अब ये कैसे, जैसे मान लो हमने जो कोरिलेशन वगैरह हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, है ना। तो अब मेज जो है, फॉर एग्जांपल मेज में हमें पता है कि सबसे ज्यादा यील्ड को कौन इफेक्ट करते हैं, कॉब्स जो होते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉब्स जो है आपके, वो आपके इफेक्ट करते हैं यील्ड को। तो ऐसे हम कुछ करेक्टर्स को एक ब्रीडर ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका होता है कि ये वाले जो ट्रेड्स हैं वो सीधे इफेक्ट करेंगे यील्ड को। हमारा मेन पर्पस यील्ड ही है, और वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये हम ऐसे, हमें पता है हम फिनो, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि वैरायटी जो हम सोच रहे हैं, हमने सिर्फ ये देख लिया कि अच्छा ये अच्छी परफॉर्म कर रही है, अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ओवरऑल हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं उसकी, है ना। लेकिन एक ब्रीडर अगर उसको देखेगा तो उसको पता चलेगा कि लीफ का इसका करेक्टर कैसा है, पॉड का इसका करेक्टर कैसा है, आगे जो है क्या पॉड का इतना इंपॉर्टेंट रोल होगा कि नेक्स्ट जनरेशन में यील्ड ज्यादा आएगी ही आएगी। ये सब चीजें एक ब्रीडर को ही पता होती है, और वो कैसे, उसके एक्सपीरियंस से, प्लस जैसे हमने कोरिलेशन या पाथ की स्टडीज करी हुई है, तो हमें पता है कि कौन से करेक्टर यील्ड को इजीली इफेक्ट करने वाले हैं, डेफिनेटली इफेक्ट करने वाले हैं ना। हम जीनोटिपिक कुछ टेस्ट नहीं कर सकते, ये एक्चुअली में क्या, हम बस प्रोज नहीं देख रहे हैं। अब आपने मान लो F2 में कुछ देखा, आपको लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी, हमने तो फिनोटाइप बेस पर ही किया, आगे जाके मे भी जो हमने सोचा वो अच्छी यील्ड नहीं देगा, तो हम किसी और प्लांट पे जाएंगे, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, ये और ब्रीडर जो होते हैं, जो वेराइटीज निकालते हैं, उनको ये पता चल जाता है विद एक्सपीरियंस। ठीक है, प्लस जो दूसरे ट्रेट है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पेडिग्री में सिर्फ फिनोटिपिक बेस पे कर रहे हैं, हम क्वालिटी ट्रेट पे भी काम करते हैं, है ना। तो उसके लिए ऑयल कंटेंट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके हम एनालिसिस भी करते हैं, तो वो भी एक साथ साथ में चलता रहता है। पेडिग्री मेथड से सिर्फ यील्ड को नहीं देख रहे हम, और इवन हम जैसे डिजीज रेजिस्टेंस है उस पर भी काम करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को साथ में लेके चलते हैं। बट अगर आप यील्ड इफेक्टिंग करेक्टर्स देखोगे तो दैट विल बी बेस्ड ऑन फिनोटाइप ओनली। ठीक है, उसके बाद देखो F5 F6 हुआ, उसके बाद बस हमें क्या करना है, अब होमोजाइगोसिटी अचीव हो गई है, इन सबको बल्क कर दो एक साथ में, बल्क करके वही PYT प्रीलिमिनरी यील्ड ट्रायल्स लगेंगे, मल्टी लोकेशन ट्रायल लगेगा, और मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, सो दिस वाज द मेथड ऑफ पेडिग्री। अब मैं आपको फटाफट इसके क्वेश्चंस बताती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है,
कि आपको पेडिग्री रिकॉर्ड कौन से मेथड में मेंटेन किया जाता है। सेकंड, कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर आपका ब्रीडर का स्किल यूज होता है। थर्ड, इस मेथड के अंदर किस जनरेशन के अंदर हम सिलेक्शन शुरू करते हैं। फिर F3 F4 के अंदर हम किस तरह की स्पेसिंग करते हैं, स्पेस प्लांटिंग, है ना। कौन से जनरेशन के अंदर हम कमर्शियल सीड रेट पे प्लांटिंग करना शुरू करते हैं, F5 F6 पर। फिर मल्टीपल रोज जब लगाते हैं तो उसके अंदर हम कौन सी सीड रेट रखते हैं, स्पेस प्लांट या कमर्शियल, तो कमर्शियल। फिर हम जो सिलेक्शन करते हैं F5 F6 में कब या ऐसे पूछते हैं विद इन फैमिली जो सिलेक्शन है वो कब शुरू कर देते हैं, तो F5 और F6 के अंदर, ठीक है। कितना टाइम लगता है, 11 to 12 जनरेशन। स्टार्टिंग में F2 के अंदर कौन से करेक्टर्स के लिए हम सिलेक्ट करेंगे, ईल्ड के लिए नहीं, ऐसे करेक्टर्स जो कि हाईली हेरिटेबल है, ठीक है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका पेडिग्री जो मेन मेथड है उसमें नहीं आता, ठीक है। सो दिस वाज जो आपको मैंने मेथड बताया, ठीक है, मैं बना दूंगी इसके, है ना, मैं वन लाइनर्स बना के आपको शेयर कर दूंगी PDF। अब देखो, अब जो है बेसिकली अगर देखो मैं आपको बोलूं कि हमें और डीप में ये अब मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो ऐसा है जो मे भी आ सकता है डीप में कोई क्वेश्चन पूछे तो टफ पार्ट पे जाता है, वरना पहले तक ही खत्म हो जाता है पेडिग्री तक, है ना। अगर मैं पुराने पेपर्स अगर मैं पहले आपको पढ़ाती तो मैं ये नहीं पढ़ाती आपको, लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चंस का कोई आइडिया नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं, तो हम एटलीस्ट आप इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से तो देख ले, हम ऐसा ना हो कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है ना। लेकिन अगेन ये जरूरी नहीं है कि इतना डीप में पूछा जाए, ठीक है। सो क्या टॉपिक है, पेडिग्री के अंदर ही हम पेरेंट्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सो इसमें देखो क्या क्या तरीके, दो तरीके हैं जो हम पेरेंट्स का सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो पेरेंट की खुद की परफॉर्मेंस के बेस पर, ठीक है, कि पेरेंट जो है उसको इवेलुएट कर ले, या फिर जैसे हम बोलते हैं प्रोजेनी टेस्ट, हम किसको इवेलुएट करें, प्रोजेनी ऑफ पेरेंट, ठीक है। ये दो तरीके हमारे पास इवेलुएशन के। बेस्ड ऑन पेरेंट परफॉर्मेंस देखो क्या क्या तरीके हैं, जो जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो तो मैं आपको बता दूंगी, बट एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत हो कि अगर कोई स्टेटमेंट में कुछ आ जाए, ये ऐसा अगर आपने एक बार भी कहीं सुना हुआ होगा ना तो आप कर दोगे। देखो मिड पेरेंट वैल्यू पहला तरीका है, ये क्या होता है, मीन वैल्यूज देख लो, है ना। पेरेंट को हमें सेलेक्ट करना है तो क्या तरीका है, उसकी यील्ड की देख लो, जो भी करेक्टर पे हमें काम करना है उसकी एवरेज वैल्यू देख लो, मीन परफॉर्मेंस देख लो, सबसे इजी तरीका है ना। जो बेटर, जैसे मान लो प्रोटीन है तो जिसका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है वो वाला पेरेंट ले लो, जिसकी यील्ड ज्यादा है वो वाला पेरेंट ले लो। तो दिस इज द मेन बेसिक तरीका जिससे हम पेरेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम जब सेलेक्ट करते हैं तो मैंने आपको बताया था ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन या क्रॉसिंग जब भी हम करते हैं हम ये ध्यान रखते हैं कि पेरेंट्स एक दूसरे से डाइवर्स होने चाहिए, है ना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें रिकॉम्बिनेशन चाहिए, राइट। तो जितना डाइवर्स होगा उतने ज्यादा चांसेस है बेटर रिकॉम्बिनेंट्स के। अब जब हम मीन परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि दोनों पेरेंट एक दूसरे से कितने डिफरेंस है, तो ये एक इसका डीमेरिट है कि अगर हम मिड पेरेंट वैल्यू देख रहे हैं तो हमें वेरिएशन से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पेरेंटेज, वो क्या मेथड है जिसके अंदर हम देखेंगे कि पेरेंट्स की कॉमन एंसेस्ट्री ना हो, है ना, कि वो जो इवोल्यूशन के अंदर है, जैसे हम देखते हैं आपने दो वेराइटीज देखी बनी हुई है, वो वेराइटी की जो हम वो वेराइटी ले रहे हैं तो ऐसा ना उसके जो पेरेंट्स है वो दोनों वेराइटी के सेम है ना, ऐसा ना हो, उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस कोफिशिएंट ऑफ पेरेंटेज। अब इस मेथड में क्या प्रॉब्लम है कि हम मीन वैल्यू ही नहीं देख रहे, हमने ये तो देख लिया कि उसका एंसेस्ट्री सेम ना हो, बट वो खुद अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा वो तो हमने देखा नहीं, तो ये किसका डीमेरिट हो गया। तीसरा मेथड आपका क्या, करेक्टर कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर जो मैंने कॉम्बिनेशन रीडिंग जैसा आपको बताया था कि एक पेरेंट ऐसा ले लो जिसके अंदर दो करेक्टर अच्छे हैं और एक करेक्टर बुरा है, दूसरा पेरेंट ले लो जिसमें जो दूसरे में पहला करेक्टर बुरा था वो उसमें अच्छा है और जो बुरा पहले वाले में अच्छा था वो इसमें बुरा है, तो कॉम्प्लीमेंट कर जाए, ठीक है। इस तरीके से भी पेरेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे तरीके हैं, लेकिन ये तरीके रियल फील्ड पे ऐसे काम नहीं करते, ये तो हम थ्योरी में बात कर रहे हैं, है ना। मेन ब्रीडर का काम वही आधे से ज्यादा वही खत्म हो जाता है कि उसको कौन से पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। अ गुड ब्रीडर इज अ ब्रीडर जो कि पेरेंट पर ही उसको पता चल जाएगा, हाँ आगे अच्छी वैरायटी आने वाली है, ठीक है। तो हम ये थ्योरी में तो हम पढ़ रहे हैं, बट प्रैक्टिकली एक वो मान लो, तभी हम कहते हैं ब्रीडिंग इज अ स्किल, है ना। आर्ट साइंस तो है बट स्किल भी है, वो यहाँ पे काम करता है।
फिर आपका आता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ये हम अलग से बायोमेट्रिक में भी पढ़ेंगे। मल्टीवेरिएट मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स, ऐसा मेथड जिसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स को साथ में पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने सुना होगा हम डाइवर्सिटी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्लस्टरिंग बनाते हैं। वो क्लस्टरिंग हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम पेरेंट्स को सेलेक्ट कर सके ना। आप लोगों ने कईयों ने थीसिस में काम किया होगा, क्लस्टरिंग हम कर रहे हैं, लिखते हैं कि उसका क्या पर्पस है। जो भी आपके क्लस्टर्स बने अलग अलग, जो सबसे ज्यादा एक दूसरे से डाइवर्स क्लस्टर्स हैं, उनके अगर हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करें तो हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में उनको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टडी करने के बाद हमारे पास पेरेंट्स को सेलेक्ट करने का इजी तरीका है, ठीक है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक तो हम देख रहे हैं कि डाइवर्स है या नहीं, ठीक है। फिर मीन परफॉर्मेंस भी देखते हैं, साथ ही साथ में हम देखते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है एक पेरेंट का क्रॉस में। वो कैसे देखते हैं हम, कंबाइनिंग एबिलिटी के थ्रू, है ना। तो अगर हम उस तरीके से जाते हैं, दैट इज लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। उसमें रिग्रेशन एनालिसिस और ये सब करके हम पता करते हैं। उसके बाद आता है इको जियोग्राफिक डाइवर्सिटी, जो आपको हम किसके बेसिस पे देख रहे हैं। देखो क्लस्टरिंग डाइवर्सिटी तो हम क्या करते हैं कि हमने देखी है कि वो कितना पीछे से एक दूसरे से डाइवर्स है ना। एंसेस्ट्री भी देख रहे हैं हम, प्लस कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो हम पेरेंट्स लेते हैं, हम ऐसा क्लेम तो करते हैं कि जो पेरेंट्स के मतलब जो हमने लाइंस ली हैं, अगर उसके पेरेंट्स सेम है तो वो एक क्लस्टर में आएंगे, ऐसा हम सोचते हैं और चांसेस भी यही होते हैं। बट हर बार ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ क्योंकि किसी एरिया पर या इकोलॉजिकल उसका जो वहां पे डाइवर्सिटी कैसी है, उसके कारण कई बार कॉमन एंसेस्ट्री होने के बावजूद भी वो अलग अलग क्लस्टर्स में आ जाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स का भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो हमारा आएगा इको जियोग्राफिक डाइवर्सिटी में। और ओके, और जो आपका नेक्स्ट आता है दैट लास्ट इज मॉलिक्यूलर बेस्ड स्क्रीनिंग, है ना। मॉलिक्यूलर बेस्ड स्क्रीनिंग में क्या होता है, जैसे हमने जी जो हम क्लस्टरिंग कर रहे हैं, वो हमने क्लस्टरिंग मॉर्फोलॉजिकल क्लस्टरिंग की है, अब हम उसको मॉलिक्यूलर क्लस्टरिंग भी कर सकते हैं, है ना। जो हम डेंड्रोग्राम बनता है सेम जैसे मॉर्फोलॉजिकल डाटा के बेस पे बना रहे हैं, वैसे ही आपके मॉलिक्यूलर डाटा के बेस पे भी स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं होगा, वो तो मॉलिक्यूलर स्टडी का वैसे भी बेनिफिट है, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखो। और इसमें अगर हमें सब मैप बच्चे बहुत अलग चीज है। मैप हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए नहीं बनाते। मैप तो हम ये देखते हैं कि कैसे ट्रेट उस पे लिंक्ड है, हमें मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन करने के लिए हम वो करते हैं। पेरेंट्स के लिए हम डाइवर्सिटी पर जाएंगे सिर्फ, वो जब मैं मॉलिक्यूलर पढ़ाऊंगी तब आपको और समझ आएगा, ठीक है। अब इन सबको हम बेस्ट पेरेंट्स अगर हमें सेलेक्ट करने हैं तो क्या तरीका है, ये तो मैंने बहुत सारे बता दिए, बट अगर हम नट शेल में पूछो तो क्या करोगे, सबसे पहले ऐसी लाइन लो जो कि अच्छा परफॉर्म करती है, ठीक है। मिड पेरेंट उनकी वैल्यू अच्छी है, फिर उनमें से जो जो अच्छा परफॉर्म करती है उनके ऊपर आप क्लस्टरिंग रन करो। क्लस्टरिंग रन करोगे, अलग अलग क्लस्टर्स बन जाएंगे, जो दो लाइंस आपकी डिफरेंट क्लस्टर्स में जा रही है, जितनी लाइंस उन सबको सेलेक्ट करो। उसके बाद देखो कि ऐसी लाइन जिनका कॉमन एंसेस्ट्री भी नहीं है, तब उनको आप सेलेक्ट करो, ठीक है। इस सीक्वेंस में जाकर फिर जो एंड में आपके पास लाइन आएगी वो अच्छा परफॉर्म भी कर रही होगी, वो डाइवर्स भी होगी एक दूसरे से, और उनकी कोई कॉमन एंसेस्ट्री भी नहीं होगी, तो फिर आपके हाइब्रिडाइजेशन में अच्छे रिकॉम्बिनेंट्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा तरीका क्या है, प्रोजनी की परफॉर्मेंस देखना, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, वही जो हमने आपको ऑफ कोर्स क्वांटिटेटिव में हम पढ़ेंगे, मेटिंग डिजाइन्स होते हैं अलग अलग, है ना। डायलील, पार्शियल डायलील, इन सब में क्या होता है, हम क्रॉसेस करते हैं, फिर जो F1 आता है उस F1 को इवेल्युएट करते हैं, और जो F1 को इवेल्युएट करेंगे दैट F1 इवेल्युएशन विल टेल अस कि आपकी GCA और SCA क्या है ना। GCA इज जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, SCA इज स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, अभी स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन ये GCA और SCA जब हमें पता चलेगी उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से जो आपके क्रॉसेस हैं, मतलब पेरेंट्स कौन से बेटर रहे फॉर गुड क्रॉसेस, तो वो हम पता कर सकते हैं, ठीक है। उसी में F1 का डेटा देख रहे हो, वैसे F2 और F3 का डेटा भी देख सकते हो, प्लस डबल हैप्लॉइड्स भी देख सकते हैं। डबल हैप्लॉइड्स मतलब अब F2 वो तो क्या सेग्रीगेंट्स है ना, अगर हम और अब उनकी होमोजाइगोसिटी अचीव कर ले
तो उसके बाद अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा सर्टेनिटी आ जाएगी कि कौन सा करेक्टर सही परफॉर्म कर रहा है किस पेरेंट्स के क्रॉस से, है ना। तो वो भी हम देख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स, या तो पेरेंट की खुद की परफॉर्मेंस के बेस पर या फिर उसकी प्रोजनी कैसी परफॉर्म कर रही है उसके बेस पर, ठीक है। अब देखो एक और आता है शटल ब्रीडिंग। अब इस पे क्वेश्चन तो बहुत रेयर है, कभी मैंने देखा नहीं है कि इस पे आया हो, लेकिन फिर भी मेथड भी आपको इतना ध्यान से, ये जो ब्रीडिंग मेथड्स है ना, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसके मैं वन लाइनर्स आपको शेयर कर दूंगी, उतना तक ही समझो, है ना। ऐसा नहीं हम उसको याद करने लग जाएं कि F5 में क्या हुआ था, F6 में क्या हुआ था, वो आप थोड़ा पर मैं समझा रही हूँ, ऐसा भी नहीं कि आपको पता ना हो, बट इतना डिटेल में नहीं जाना। सो शटल ब्रीडिंग क्या होती है? वीट के अंदर एक ध्यान रखो, सबसे पहले जैसे सिमित मैक्सिको में ये रन की जाती है, वीट के अंदर ये शुरू हुई थी, और इसको मॉडिफाइड पेडिग्री मेथड नाम से भी कई जगह देखोगे, पेडिग्री बल्क मेथड नाम से भी देखोगे, है ना। अब शटल ब्रीडिंग देखो, शटल इज फ्रॉम, जिससे हम शटल, जो हम बैडमिंटन खेलते हैं उसमें शटल क्या होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है। तो इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं ताकि हम स्पीड अप कर सकें जनरेशन्स को, है ना। जैसे वीट है तो वीट की हमने सोइंग अलग अलग ईयर्स में ना करके हमने उसको अलग अलग लोकेशन पे कर दी, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने दो लोकेशन ले रखी है, उस लोकेशन को ध्यान रखना, टोल्यूका एंड ओबेरॉन, है ना। कई बार ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पता, बट आपसे इंटरव्यूज में ऐसे कई बार पूछ सकते हैं कि शटल ब्रीडिंग वीट की कौन सी दो जगह पे की जाती है, राइट। तो टोल्यूका जहां पर कैसा है, हाई रेनफॉल है और मई के अंदर सोइंग की जाती है, ओबेरॉन जहां पर जनवरी फरवरी में सोइंग की जाती है और लो रेनफॉल एरिया है ना। तो दोनों का क्लाइमेटिक कंडीशन अपोजिट है। तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साल उधर ले लो, सॉरी एक सीजन उधर ले लो, दूसरे सीजन इधर ले लो, ऐसे करके हम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट बताती हूँ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है। वही जब हम ब्रीडिंग ले रहे हैं, P1 P2 को हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस कौन सी जगह पे करेंगे, ध्यान रखो ओबेरॉन जहाँ पे लो रेनफॉल एरिया है, ठीक है। वहां पे हमने दोनों पेरेंट्स की क्रॉस करवाए, F1 जनरेशन आ गई। F1 के अंदर हमें पता है कोई सिलेक्शन नहीं करना, दोनों ही सेम एरिया पे है, ठीक है, ओबेरॉन के अंदर। इंपॉर्टेंट इज सबसे पहले हम सिलेक्शन किस जनरेशन में करते हैं, F2 के अंदर हमें ऑलरेडी पता है कहाँ पे ये ग्रो करते हैं, टोल्यूको में, ठीक है। जगह का ध्यान रखना, सिलेक्शन किस एरिया पे परफॉर्म करते हैं, बहुत रेयर चांसेस है इतने डीप क्वेश्चन पूछने के, बट फिर भी, ठीक है। उसके अंदर अब ध्यान रखो, अगेन F2 में जनरेशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें हार्वेस्ट कैसा करना पड़ेगा, सेपरेटली हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमने सेपरेट हार्वेस्ट कर लिया। अब यहाँ तक तो पेडिग्री जैसा ही है ना, जगह अलग अलग है लेकिन मेथड अभी तक पेडिग्री जैसा ही है। अब यहाँ पे क्या अलग हो गया, यहाँ पर हम कोई मल्टीपल रोज नहीं लगा रहे, ठीक है। हम यहाँ पर F3 के अंदर ही कमर्शियल सीड रेट लेना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। प्लस जो हम इसमें सिलेक्शन करते हैं वो एक क्रॉस से 10 प्लांट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो एक हमारे पास लाइन आ रही है उससे हम 10 प्लांट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस तरह का हमने ये मेथड बनाया हुआ है शटल ब्रीडिंग। तो ये दोनों डिफरेंस बस आपके दिमाग में इतना आपको पता हो कि पेडिग्री से शटल कैसे डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना कि कमर्शियल सीड रेट पे हो रहा है F3 और आगे की जनरेशन में, जबकि वहां पर हमने कब शुरू किया था, F5 और F6 के अंदर। फिर इसमें जो सिलेक्शन कर रहे हैं देखो, F3, F4, F5 इन सब में हमने अभी तक इंडिविजुअल लाइन ही सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई मल्टीपल रोज नहीं बनी है जैसे पेडिग्री में बनी थी। और तीसरा आपको डिफरेंस क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो सिलेक्शन हो रहा है वो 10 प्लांट्स पर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और देखो शटल की तरह जैसे टोल्यूका है, नेक्स्ट में ओबेरॉन में, फिर वापस टोल्यूका, फिर ओबेरॉन, फिर टोल्यूका, फिर ओबेरॉन। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट करे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फिर वही PYT, MLT और मल्टीप्लीकेशन। तो डिफरेंस के अंदर देखो क्या चीज है, आपके जो F2 के अंदर सेपरेट हार्वेस्ट किया, ठीक है, F3, F4 और F5 इन सब में हमने बल्किंग कर दी, है ना। इंडिविजुअल प्लांट हम जब हम कमर्शियल सीड रेट पे लगा रहे हैं तो हम बल्क करते हैं। ये जो आपको मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पर देखो ये जो है हमने इन सबको हम लाइंस लगा रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि कमर्शियल सीड रेट पे ग्रो कर रहे हैं तो जो हम 10 प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, एक प्लांट से एक रो ना लगाकर 10 के 10 जो हमने प्लांट किए उन सबको साथ में बल्क करके फिर हम रो लगा रहे हैं। जबकि जो आपका पहले यहाँ पे जो हमने पेडिग्री मेथड देखा था, है ना, उसमें यहाँ पे देखो इन दोनों के अंदर एक प्लांट सेलेक्ट किया उससे एक ही रो लगेगी,
यहाँ पर आपकी बल्किंग शुरू हुई थी क्योंकि यहाँ पे आपका कमर्शियल सीड रेट शुरू हुआ था, जबकि शटल ब्रीडिंग के अंदर हमने F3 के अंदर ही कमर्शियल सीड रेट शुरू कर दिया, इसीलिए हम जल्दी बल्किंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल में हमें इसमें नहीं जाना है, बस थोड़ा जो डिफरेंस है वो चीजें आपकी शटल ब्रीडिंग में ध्यान रखना। अब एक आपका टॉपिक आता है अर्ली जनरेशन सिलेक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन जो सब नहीं कर पाएंगे, जिसने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, तो पेडिग्री के अंदर एक अर्ली जनरेशन सिलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपके क्वेश्चन आ सकता है, आना चाहिए, है ना। नाउ व्हाट इज दिस अर्ली सिलेक्शन? जो मैंने आपको बताया था कि F2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि यील्ड के लिए हम सिलेक्शन नहीं कर सकते, वही है अर्ली जनरेशन सिलेक्शन। F2, F3 इनमें हम किस तरह से सिलेक्शन करें उसको हम बोलते हैं अर्ली जनरेशन सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर प्लांट डेंसिटी भी देखो कैसी है, स्पेस प्लांटिंग है। स्पेस प्लांटिंग में आप यील्ड का कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि कमर्शियल सीड रेट पे तो आप कर नहीं रहे, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि वो वैसा ही परफॉर्म करेगा। दूसरा, इन्वायरमेंट से ही बहुत इन्फ्लुएंस होता है, राइट। हेरिटेबिलिटी इस करेक्टर की कम है, पॉलीजेनिक करेक्टर है, इन सब रीजंस के कारण हम यील्ड को कभी भी अर्ली जनरेशन में सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन पेडिग्री मेथड में हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। ये इट इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ पेडिग्री मेथड कि हम सिलेक्शन बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में इतना जल्दी शुरू हम नहीं कर सकते, बट कोई तरीका नहीं है। और 12 साल तो वैसे ही लग रहे हैं। अगर आप और जैसे बल्क मेथड है उसमें हम F6 में शुरू करते हैं, ठीक है, तो अब जब मॉडिफिकेशंस देखोगे ना पेडिग्री के, तो मॉडिफिकेशन में सिलेक्शन को लेट करते जाओ, वैसे ही मॉडिफाई होता जाता है। ठीक है, तो अब इसको क्या तरीका है कि हम फिर भी अब हमें सेलेक्ट तो करना ही है, तो हम किस तरीके से सेलेक्ट करें। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया और बताया कि ऐसे ऐसे मेथड अगर हम करेंगे तो बेटर सिलेक्शन हो सकता है यील्ड का या किसी भी करेक्टर्स का। जो हम पहले करेक्टर्स जो इन्फ्लुएंस हो रहे थे वो कम होंगे, ठीक है, उनको हम देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका पहला एक तरीका, अगर हम सुपीरियर प्लांट्स हमें सेलेक्ट करना है विद इन प्रोसेस। हाँ जी, हाँ, तो नहीं नहीं, मैं बताती हूँ क्या है। ये आपका F2 है, ठीक है। F2 के अंदर हमने स्पेस प्लांटिंग करी है, ठीक है। ये यहाँ पे ये ऐसे मान लो ये प्लॉट है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है, ऐसे हमने स्पेस प्लांटिंग करी। अब इसके अंदर हमने ये प्लांट यील्ड के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कर लिया, ये कर लिया, ये हम नॉर्मली करते हैं। अब ये वाली मेथड क्या है कि इस तरह से प्लांटिंग करो ही मत, अलग तरीके से कुछ प्लांटिंग करो कि आप यील्ड के लिए सेलेक्ट कर पाओ। वो मॉडिफिकेशंस यहाँ पे किए हुए हैं कि किस तरह से हम अलग अलग तरह से, सिलेक्शन तो हमें तब भी करना ही पड़ेगा, लेकिन हम क्या उसमें मॉडिफाई कर दें कि हम अर्ली जनरेशन में ऐसे करेक्टर के लिए भी स्टडी कर सकें जिनकी हेरिटेबिलिटी कम है ना। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका देखो पहला एक तरीका है ग्रिड मेथड। ध्यान रखना, इसको किसने दिया था? गार्डनर ने। पहले ही बहुत प्यारा फेमस क्वेश्चन हुआ करता था कि ग्रिड मेथड वाज गिवन बाय, तो गार्डनर, है ना। ये क्या है आपका? ये आपको मॉडिफिकेशन मास सिलेक्शन में भी आता है ना। फुंदन सिंह में देखोगे तो ये मास सिलेक्शन का मॉडिफिकेशन में दिया हुआ है। इन जब हम जो हम रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं उस टाइम पर, है ना, पॉपुलेशन ब्रीडिंग जब हम करते हैं उस टाइम पर भी आएगा, और यहाँ पर भी ये है। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लॉट है उसको हमें पता है कि देखो वेरिएबिलिटी कितनी है, यहाँ पर अलग यील्ड आएगी, इधर अलग यील्ड आएगी, राइट। प्लॉट के अंदर बहुत वेरिएबिलिटी है, तो हमने क्या किया, प्लॉट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 जरूरी नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, सब प्लॉट्स में पूरे प्लॉट को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम जो सिलेक्शन करेंगे इसी प्लॉट में सेलेक्ट करेंगे। इस प्लांट को 1 2 इधर कर लिए, इसमें से 1 2 कर लिए, इसमें से 1 2 कर लिए, इसमें से 1 2 कर लिए, ठीक है। तो सिलेक्शन हम किस में कर रहे हैं? विद इन अ प्लॉट। उसका रीजन क्या है? यहाँ से इधर तक जाने की वेरिएबिलिटी इन्वायरमेंट में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो ये किस पे फोकस है आपका? माइक्रो इन्वायरमेंट पे, है ना। तो जो आसपास का एरिया है उसको हम देख के इंस्टेड ऑफ आउटर सिलेक्शन हम किस में सेलेक्ट करते हैं? विद इन सब प्लॉट। तो बस ध्यान रखना कि ये क्या तरीका है यील्ड सेलेक्ट करने का, ऐसे करेक्टर्स जो कि लो हेरिटेबल है। किसने दिया था? गार्डनर ने।
किस मेथड में यूज होता है, अर्ली जनरेशन सिलेक्शन के अंदर, ठीक है। एक नेक्स्ट आपका आता है हनीकॉम्ब डिजाइन। ये तो गार्डनर ने दिया। हनीकॉम्ब ने क्या बोला कि हम क्या करते हैं हनीकॉम्ब मेथड में, फेस्टुलस ने, ये बहुत अभी भी आ सकता है, गार्डनर वाला तो अब फिर भी नहीं आएगा, बट ये वाला अभी भी आ सकता है कि हनीकॉम्ब डिजाइन किसने दिया था, तो फेस्टुलस, ठीक है। ये किस पर बेस्ड है, बहुत मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। मूविंग एवरेज कंसेप्ट बेस्ड ऑन सिंगल प्लांट, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंदर देखो हम क्या करते हैं, हेक्सागोनल जो है पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्लांट लगाया, इधर 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 और इधर, और बीच में एक प्लांट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये इस तरह से प्लांटिंग कर दी। अब हम सेलेक्ट करेंगे, अगर ये वाला जो आपका प्लांट है, ठीक है, ये इन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसको मूव कर देंगे। मूविंग ये एवरेज हम कैसे निकाल रहे हैं, इस प्लांट पे फोकस करोगे, सबकी यील्ड का एवरेज निकालकर, अगर ये उनके एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे। इसके बाद क्या करो, इस प्लांट को ले लो, अब इसके भी अक्रॉस सेम वैसे ही हेक्सागोनल बन जाएगा, है ना। तो अब हम इसको क्या देखेंगे, अब ये वाला प्लांट आ जाएगा और ये इसके, तो ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, जितने भी प्लांट है, हर एक प्लांट एक दूसरे के कभी ना कभी सेंटर में आता जाएगा, इसमें इधर आ जाएगा, इसका फिर ये ऐसे ऐसे, तो मूविंग एवरेज हो गया, है ना। धीरे धीरे हम करके हर एक प्लांट को सेंटर में लेकर आगे जो बाकी 6 उसके हेक्सागोनल पैटर्न में प्लांट लगे हुए हैं उनका एवरेज से कंपेयर करते हैं, और अगर वो आउट परफॉर्म करता है तब हम उस सेंटर प्लांट को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हनीकॉम्ब डिजाइन। इससे हम क्या कर रहे हैं, मतलब कंपैरिजन पे चल रहे हैं, है ना, ऐसे रैंडम। अब इसमें तो क्या था, इन सब में हमने रैंडम किसी भी यील्ड को कर लिया। अब यहाँ पर हम किसी एक रेफरेंस लेकर चल रहे हैं ना, कि आपस में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उससे बेटर कर रहा है, तब हम यील्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक आपका और मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या है, इनडायरेक्ट सिलेक्शन। क्या है इसमें, बिल्कुल सिंपल, मान लो अब हमें पता है कि जो सिलेक्शन जो है वो हम हाई हेरिटेबल कैरेक्टर्स का तो कर सकते हैं, लेकिन लो हेरिटेबल कैरेक्टर का नहीं कर सकते, जैसे यील्ड है। तो अब क्या तरीका है, ऐसे कैरेक्टर देख लो जो खुद हाई हेरिटेबल है लेकिन यील्ड से उनका पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रेड्स जिसको हम बोलते हैं। तो मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मेज के अंदर हमने ये स्टडी में पता लगाया है कि ईयर का नंबर पर प्लांट, है ना, वो इट इज कोरिलेटेड विद द यील्ड, राइट। जैसे सोयाबीन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये दोनों कैरेक्टर्स क्या है, हाई हेरिटेबल, ठीक है, लेकिन ये किसको पॉजिटिवली कोरिलेट कर रहे हैं, यील्ड को, विच इज लो हेरिटेबल। तो हम यील्ड को सीधे ना सेलेक्ट करके वी विल सेलेक्ट दी सेकेंडरी ट्रेड्स, ठीक है। और इससे हम पता, जो कोरिलेशन जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, उस कोरिलेशन के थ्रू हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या तरीका है, विजुअल सिलेक्शन। वही जो कि बहुत ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, ब्रीडर के स्किल पे। जो मैं आपको बता रही थी कि एक ब्रीडर देख के बता सकता है कि आगे की जनरेशन में ये हाई यील्डिंग होगा या नहीं होगा, है ना। इसका कोई बेस नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस है एक्चुअली में, ठीक है। और जो कि मोस्टली आप जो ब्रीडर्स देखोगे ना, वो इसी के बेसिस पे काम करते हैं, ना तो वो कोरिलेशन बनाने बैठेंगे, ना ही वो हनीकॉम्ब गार्डनर डिजाइन करते हैं। दे विल सोनली सेलेक्ट ऑन विजुअल सिलेक्शन, और उसके बेसिस पर भी दे डू रिलीज गुड वेराइटीज, है ना। सो ऑफ कोर्स ग्रेट वर्क, ठीक है। उसके बाद देखो आपका क्या है, अगर हम ये तो हमने इंडिविजुअल उन्हीं पेरेंट्स को, प्लांट्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम सेलेक्ट करें F3 F4 प्रोजनीज को, है ना, अगर हम जो हमारे सेग्रीगेंट्स हैं उनको भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके बेसिस पर दो का आपका आता है। इन दोनों में अगेन ध्यान रखना, कंटेजियस कंट्रोल और मूविंग एवरेज, ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, ये आप देखोगे आपके नेट में अलग से आपका ये सिलेबस में लिखा हुआ है। मूविंग एवरेज, कॉन्टेजियस कंट्रोल, है ना, हनीकॉम्ब डिजाइन, ग्रिड मेथड। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिंपल आएंगे बट आ सकते हैं ना। तो ये क्या आपका कंटेजियस कंट्रोल, इसमें क्या होता है, जो भी हमारी F3 या F4 प्रोजनी है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये हमने ये प्रोजनी है, ठीक है, इन सब के पास में यहाँ पर हमने चेक लगा दिया, इस लाइन के पास इधर चेक लगा दिया, ये लाइन है आपकी
और पास में चेक लगा दिए, ठीक है। अब हम इसकी परफॉर्मेंस को पास वाली चेक से कंपेयर करते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे कंपैरिजन पे अगर ये आउट यील्ड करता है चेक को, तब हम उस लाइन को यूज करेंगे, वरना नहीं यूज करेंगे ना। कंट्रोल वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया है? चेक के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल से है उसको हम कंपेयर करते जाएंगे यील्ड को, एंड इफ इट आउट परफॉर्म्स दैट पर्टिकुलर चेक, तब हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा आपका मूविंग एवरेज वाला है, वही जो हमने हनीकॉम में अंदर भी देखा था। इसके अंदर क्या, हनीकॉम वाला वाज ऑन सिंगल प्लांट बेस्ड, है ना। यहाँ पे सिंगल प्लांट बेस्ड नहीं है, बट कंटेजियस कंट्रोल से यहाँ पे कम एरिया चाहिए। इसमें क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी F3 है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजनी मेन जो हमारी लाइन है जो हमें चेक करनी है, उसके बाद यहाँ पे 1, 2 और 3 ये वाले प्लांट हो गए, 1, 2 और 3 ये जो प्लांट आपके लगे है ना। अब इसको हम किससे बेसिस पे चेक करेंगे, ये इन सब की एवरेज लेके, जो आगे के 3 है और पीछे के 3 है, इन तीनों और जो खुद एक लाइन है, ठीक है, उस तीनों सबके अगर जो आउट यील्ड करेगी एवरेज लेकर आगे के 3 और पीछे के 3 को, अगर वो आउट यील्ड करती है, तब हम इसको बोल देते हैं कि वो बेटर परफॉर्म करेगा ना। इसमें हम चेक्स का यूज ना कर कर मूविंग एवरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले हमारे पास ये है, इस लाइन को हम ले रहे हैं, वैसे जैसे हनीकॉम में था। अब अगर इस लाइन को लेंगे तो 1, 2, 3 ये वाले हो जाएंगे और आपका 1, 2 आगे वाला हो जाएगा, है ना। ऐसे बढ़ता जाएगा, एक एवरेज जो है वो आगे आगे मूव होता जा रहा है। सो दैट इज मूविंग एवरेज। इसमें कम एरिया क्यों चाहिए होता है कंटेजियस से, क्योंकि इसमें देखो चेक्स हम हर लाइन पे नहीं लगा रहे, इसमें हम साइड में एक बार चेक को कंपेयर के लिए लगा देंगे। बट कंटेजियस कंट्रोल में क्या है, हर लाइन के बाद एक एक चेक लगाना पड़ेगा, तो उसमें एरिया ज्यादा चाहिए। अब इसी पे आपका क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको समझाया है ना, उसी पे आपके स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये ऑफ सीजन एक लिस्ट है, वो ध्यान रखना। अगर वैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं वो ऐसे आएंगे, राइस की ऑफ सीजन नर्सरी कहाँ पे है, कटक में, ठीक है। वीट की कहाँ पे है, वेलिंगटन में। मेज पे क्वेश्चन आया हुआ है कि मेज की कहाँ पे है, बिहार के अंदर है और यूपी के अंदर है। पल्सेस की पे नहीं आया हुआ, सांगला और लाहौल स्पीति के अंदर है। ग्राम की देखो तमिलनाडु पे और लिंसीड पर आया हुआ है। ये मेज और लिंसीड पे आया हुआ है, इसकी हिमाचल प्रदेश में कुकुमसरी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट एक आपका आता है, दैट इज पार्टिसिपेटरी क्रॉप ब्रीडिंग। ये क्या होती है, देखो पार्टिसिपेटरी, देखो नाम से हमें पता चल रहा है ऐसा जिसके अंदर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा, फार्मर्स। तो मेन एक सिंपल क्वेश्चन इस पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व्स फार्मर्स, है ना। तो उसमें ध्यान रखना पार्टिसिपेटरी क्रॉप ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, या तो हम वेराइटल सिलेक्शन के हिसाब से कर सकते हैं, या फिर हम पार्टिसिपेटरी सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि हम जो वेराइटी है उसको सेलेक्ट कर, इन्वायरमेंट में किस इन्वायरमेंट में कैसा परफॉर्म कर रही है, अगर वो देखना है तो। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि उसमें वैरायटी को रिलीज करते टाइम क्या आपका बेनिफिट हो रहा है, क्या फार्मर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तब हम वैरायटी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, वही ब्रीडर्स जो है वो तो मटेरियल को प्रोवाइड करेगा ही, बट फार्मर उसमें सिलेक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। जो हम और फार्मर्स पे हम क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है उस एरिया में कौन सा ज्यादा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें ये क्यों कर रहे हैं, देखो इसका पर्पस क्या है, फार्मर्स को जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस आता है किसी भी एक वेराइटी के लिए। जो हम देखो जो हम ब्रीडिंग लेवल पे काम कर रहे हैं ना, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एक्सटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कई जगह ऐसा है कि वेराइटीज अच्छी अवेलेबल हैं, लेकिन फार्मर्स उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, राइट। तो उस एक्सेप्टेंस के लिए हमने ब्रीडिंग को इस तरफ लेके गए कि फार्मर्स को इन्वॉल्व करते हैं ताकि एक्सटेंशन बेटर हो सके। इन्वॉल्व करने का क्या तरीका है, बेसिक तरीका उनको वैरायटी दे दो और कह दो आप ग्रो कर लो, ठीक है। वो बहुत मुश्किल है, फार्म जितना हम सोचते हैं इट इज नॉट दैट इजी टू कन्विंस देम। उनको कन्विंस क्या कैसे किया जा सकता है, या तो उन्होंने आसपास लोगों के देखा हो कि वो सर्टेन वैरायटी अच्छी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तब वो कन्विंस हो जाते हैं। बहुत टाइम लगता है, राइट। तो उसके लिए क्या तरीका है कि फार्मर जो ब्रीडर है वो उनको अच्छा मटेरियल दे दे और बोले कि आप इसमें सिलेक्शन करके देखो, उनको पूरी तरह से इन्वॉल्व करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऑफकोर्स जो स्किल एक ब्रीडर के पास जिस नजर से वो सोच रहा है उस नजर से फार्मर्स नहीं सोच पाएंगे ना, उनका जो मेंटालिटी है या उनका है वो अलग होगा।
मे बी इट कैन वर्क इन पॉजिटिव, या फिर हो सकता है कि जो हम रिजल्ट चाहते हो वैसा नहीं भी मिले, है ना। तो दोनों तरीके से काम हो सकता है, बट ये चीज ध्यान रखो कि फार्मर्स को हम क्या करें इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। सो पेडिग्री मेथड से इसको क्या रिलेट किया हुआ है, क्योंकि हम इस चीज में जब हम क्या करते हैं ड्यूरिंग PYTs या MLT, है ना, उसके बाद हम मिनी किट जैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या कुछ ईयर्स मल्टीप्लीकेशन या फार्मर्स के टाइम पर, या कई बार इनिशियल लेवल पर सिलेक्शन के टाइम पर अगर हम फार्मर्स को इन्वॉल्व करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी क्रॉप ब्रीडिंग, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अब देखो मेरिट्स मैंने आपको बताई दिए कि ब्रीडर ऑफ कोर्स स्किल जो ब्रीडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन सिंपल हेरिडिटेड ट्रेड्स जो कि हाई हेरिटेबल होंगे, ठीक है। तो ये लो हेरिटेबल के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना, है ना। तरीके तो बनाए हैं बट फिर भी नहीं है। इन रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल सेग्रीगेंट्स, वही जो मैंने आपको बताया ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन में जो स्टेबल जो हमें सूटेबल है वो लेंगे, बाकी को हटा देंगे। वही कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग हम इससे कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव ट्रेड्स के लिए ज्यादा इजी है, वाई, बिकॉज दे आर हाईली हेरिटेबल, ठीक है। और ये कुछ नाम है जो वेराइटीज बनी हुई है, हालांकि बहुत मुश्किल है इस पे क्वेश्चन आया हो। इसमें आया हुआ है जया और पद्मा, है ना, कि किसके पेरेंट्स के क्रॉस है, तो T141 और TN1। इस पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आया हुआ कि ये पेडिग्री से बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, बट इसके पेरेंट्स को पूछा गया है, ठीक है। और दूसरा आपका इस पे आया हुआ है कि जो खार्चिया ये जो लाइन है वो किसके अगेंस्ट, मतलब वीट की है, एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये लाइन किसके लिए बनाई गई है, तो सॉल्ट टॉलरेंट के लिए। ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जो आपका पेडिग्री मेथड है, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिया है। इसमें अर्ली सिलेक्शन वाले जो मैंने मूविंग एवरेज, कंटेजियस कंट्रोल, ये वाला जो आपको बताया वो थोड़ा ध्यान रखना। किस स्टेज पर मल्टीपल रोज है, स्पेस प्लांटिंग, कमर्शियल प्लांटिंग कैसे होती है, वो वाला थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सो ये इसका नटशेल।